वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका कोड है 2042 सी, यानी कोड सी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, सब एक एक नंबर के होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायमेंशन, यानी भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी बीमा नहीं होती। हैज नो डायमेंशन यानी बीमाहीन राशि के लिए हमें लिखना है उसका नाम। ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायमेंशन यानी ऐसी भौतिक राशि जिसकी बीमा नहीं होती, वो एंगल है, चाहे एंगल लिख लें, कोण या स्ट्रेन, विकृति, इनकी कोई बीमा नहीं होती। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, इसकी कोई बीमा नहीं होती। ये इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का विमीय सूत्र लिखिए, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र लिखना है। सोल्यूशन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशनलेस है या इसकी कोई मात्रक नहीं है, यूनिटलेस है, तो इसलिए हम केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वही यूनिट रखता है, मात्रक, जो प्रेशर रखता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट ऑफ वाई हो गया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रक हो गया। और न्यूटन को हम बदलेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो ये केजी मीटर इनवर्स सेकंड पावर -2। इसकी मदद से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। y का विमीय सूत्र ml पावर -1 t पावर -2, और ये कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। कैपिटल ब्रैकेट अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला रॉन्ग होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर डायमेंशनल फार्मूला के अलावा डायमेंशंस की बात की जाए, डायमेंशंस पूछेगा, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में डायमेंशन ऑफ मास इन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी द्रव्यमान की बीमा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग प्रत्यास्था गुणांक में द्रव्यमान की बीमा कितनी है, द्रव्यमान पर जो पावर होगी m पर, वो 1 है। ये डायमेंशन 1 हो गई। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ लेंथ इन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में लंबाई की बीमा, जो लंबाई पर पावर होगी वो बीमा होती है -1। डायमेंशन ऑफ टाइम, समय की बीमा इन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइम पर पावर -2 है, तो ये -2 हो गई समय की बीमा इन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आया था, तो केवल हम डायमेंशनल फार्मूला ही इस तरह से डिराइव कर देंगे। अगर आता है तो सीधे लिख देंगे, नहीं आता है तो डिराइव कर लेंगे और लिख देंगे। अगर डायमेंशंस के बारे में आता है, विमाओं के बारे में, तो हम पावर्स लिखेंगे। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ मास इन वाई 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी -1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी -2। क्वेश्चन सी 1 का सी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज स्केलर वेक्टर और 0, यानी 2 लंबवत सदिशों का गुणनफल होता है, अदिश, सदिश या शून्य। तो इसका आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स
यानी दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन ए क्रॉस बी हम निकालेंगे। लंबवत सदिश है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए बी साइन थीटा साइन 90 हो गया, यूनिट वेक्टर एन ए बी। अगेन ये हमें एक वेक्टर मिला, तो वेक्टर आंसर ही सही था, सेकंड ऑप्शन वेक्टर को टिक कर देंगे। अगर ये दो लंबवत सदिशों के बजाय, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बजाय अगर पैरेलल वेक्टर्स होते, पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमारा थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। पैरेलल वेक्टर में थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, यहां से साइन 0 वो 0 होता है, तो ए क्रॉस बी हमारा 0 वेक्टर होगा। तो अगर पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिशों के लिए क्वेश्चन आता तो उसमें हम 0 आंसर टिक करते। थर्ड में 0 आंसर, 0 वेक्टर हमारा आंसर आता अगर पैरेलल वेक्टर होते। समांतर सदिशों के लिए ये होता 0 वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी 1 का डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ऊष्मा संरक्षण का नियम है। ऊष्मा संरक्षण का नियम है, कौन सा नियम है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा का के संरक्षण के सिद्धांत पर कौन सा लॉ काम करेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये थर्मल ऊर्जा का के संरक्षण का सिद्धांत पर काम करता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हीट सप्लाइड इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी जितनी भी ऊष्मा सप्लाई करेंगे वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में काम आती है। कुछ पार्ट वर्क डन यानी किए गए कार्य में व्यय होती है। तो इस तरह से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमारी जो टोटल एनर्जी हमने सप्लाई की थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो इन दोनों पार्ट में व्यय हुई हमारी टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी इस तरह से खर्च हो गई दो हिस्सों में। तो ये जो सम है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, यानी थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ई, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन इज I इक्वल टू एम के, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इक्वल टू एम के पावर हाफ। यानी जड़त्वाघूर्ण या तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच सही संबंध क्या है ये फाइंड करना है। आई इक्वल टू एम के या आई इक्वल टू एम के स्क्वायर या आई इक्वल टू एम के पावर हाफ। सोल्यूशन है रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या के, इनके बीच में सही रिलेशन है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। दूसरा आंसर सही है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर मास इंटू घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे फॉर्म में लिखेंगे हम, सभी पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हमारा बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि समेशन ओवर एम आर स्क्वायर, सभी कणों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्णों का सम, या एम के स्क्वायर मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, यानी के हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम। तो इस तरह से हमारी रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी है जहां पर बॉडी का पूरा मास एज ए पार्टिकल ट्रीट किया जा सकता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई और ये हमारा बॉडी का मास यहां कंसंट्रेटेड है के डिस्टेंस पर, तो ये एज ए पार्टिकल ट्रीट हो रहा है पूरा मास, और एम के स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्वेश्चन एफ, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दूसरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई
लगभग कितनी होती है? भूस्थैतिक उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? लगभग का आंसर है हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई 35,800 किलोमीटर लगभग होती है, या इसको 36,000 किलोमीटर लिख लें। तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई अर्थ सरफेस से, पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर हमारा भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या तुल्यकाली उपग्रह स्थित होता है। पृथ्वी तल से यानी इक्वेटर पर, ये नॉर्थ साउथ पोल हो गया हमारा, और ये जो सर्किल बना है ये भूमध्य रेखा इक्वेटर हो गई जो पृथ्वी के मिडिल भाग से जाता है, और यहां से इसकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। और इस ऊंचाई पर अगर उपग्रह चक्कर लगाता है तो हमारा सैटेलाइट 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा अर्थ का, तो ये भू स्थिर उपग्रह या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाता है। अगर इससे कम ऊंचाई पर रहे, ये ऊंचाई है 20,200 किलोमीटर, तो 20,200 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो यहां पर सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, यानी सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट ये इस ऑर्बिट में होगा। अर्ध तुल्यकाली उपग्रह, और इसका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 घंटा होता है, तो 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, 24 घंटे में 2 चक्कर लगाएगा। और तीसरी ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट होती है जो पोल टू पोल जाती है, इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, लगभग 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होती है ये पोलर ऑर्बिट। इसमें पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह चक्कर लगाता है पृथ्वी का। इतनी 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर हमारा ध्रुवीय उपग्रह चक्कर लगाता है। तो ये 3 तरह के सैटेलाइट और 3 तरह की ऑर्बिट्स यहाँ अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस के नियर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0 और पॉजिटिव और निगेटिव। संरक्षी बल द्वारा एक बंद परिपथ में किया गया कार्य होता है 0, पॉजिटिव या निगेटिव। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज, ये आंसर 0 होता है, क्योंकि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से फाइनल पॉइंट जहां तक ऑब्जेक्ट हमने उस फोर्स के द्वारा डिस्प्लेस किया है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो किया गया कार्य है इनिशियल एंड फाइनल केवल 2 ही पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। चूंकि यहाँ क्लोज्ड पाथ में, बंद परिपथ में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए किया गया कार्य वर्क डन इज 0। संरक्षी बलों द्वारा एक बंद परिपथ में किया गया कार्य 0 होता है। यहाँ आंसर केवल हम फर्स्ट ऑप्शन 0 लिख देंगे, इतने में ही आंसर पूरा हो जाएगा और 1 नंबर मिल जाएगा। इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जा रहे हैं, इसमें केवल हमें आंसर्स लिखने हैं, करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन या और ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है, उसके कोई नंबर्स नहीं मिलेगी, उसको लिखने पर हमें एडिशनल नंबर्स नहीं मिले हैं। केवल 1 नंबर, जो केवल ये आंसर लिख देगा उसको भी 1 नंबर मिलेगा, पूरा आंसर लिखेंगे तब भी 1 नंबर। इसलिए सलाह है कि केवल जो आंसर पूछा जा रहा है वही लिखा जाए, हम केवल एक्सप्लेनेशन जानकारी के लिए बताया जा रहा है। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्वेश्चन है H। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल के उदाहरण को लिखिए, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एक एग्जाम्पल को लिखना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। बस इतना लिख देंगे, हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है। किस रास्ते से, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस रास्ते से हो रहा है, उस पर निर्भर करता है असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य। फ्रिक्शन, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जितनी मात्रा में फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य निकाला जाता है। तो अलग अलग रास्ते से जाएं एक ही दो डिस्टेंसेस के बीच में, तो हमारा किया गया कार्य अलग अलग आएगा, इसलिए फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। असंरक्षी बल हम डेल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। डेल ऑपरेटर ये एक वेक्टर है जो कि डिफरेंशियल वेक्टर है। डेल ऑपरेटर इस तरह से लिखते हैं उल्टे ट्रायंगल से। तो ये आई डेल एक्स डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई के डेल अपान डेल जेड। तो हम इसको जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर से लेते हैं, इसको कहते हैं कर्ल। तो कर्ल ऑफ फोर्स यानी डेल क्रॉस एफ कर्ल ऑफ फोर्स, ये जब जीरो होता है, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास फोर्स अवेलेबल है, फोर्स दिया है, तो उसका कर्ल निकालेंगे, इस ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अगर ये जीरो वेक्टर आ गया तो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है, संरक्षी बल है। अगर ये कर्ल नॉन जीरो आ गया, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू नॉन जीरो वेक्टर आ गई, तो एफ नॉन कंजर्वेटिव यानी असंरक्षी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई राइट द फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी थ्रू विस्कस मीडियम। श्यान द्रव से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। यहाँ केवल फार्मूला लिखना है, टर्मिनल वेलोसिटी है। फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी इज v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा ब्रैकेट में रो s माइनस रो l इंटू जी, वेयर v इज टर्मिनल वेलोसिटी। हम टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिख रहे हैं। r रेडियस ऑफ बॉडी यानी बॉल जो फाल कर रही है श्यान द्रव में, विस्कस फ्लूइड में। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का श्यानता गुणांक है जिसमें बॉल या बॉडी नीचे गिर रही है। रो एस डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो ठोस वस्तु है उसका घनत्व। रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व होता है, एल का मतलब लिक्विड, तो ये रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है। टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग का फार्मूला 2/9 r स्क्वायर ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू जी। राइट यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ये क्वेश्चन है जे। राइट यूनिट ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबल के मात्रक को लिखिए। प्रतिबल के मात्रक को लिखना पड़ेगा। यहां है यूनिट ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे आता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इसको केवल इतना ही लिखेंगे, एग्जाम में आंसर जो क्वेश्चन का पूछा गया है ये यही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन आगे की जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इस फार्मूले से हम यूनिट निकालेंगे। यूनिट ऑफ स्ट्रेस प्रतिबल का मात्रक, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का के राइट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स। राइट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड यानी द्रव में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम लिखिए। द्रव में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का फ्लो प्रवाह किस विधि से होता है उसका नाम लिखना है। आंसर है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड यानी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड। द्रवों में ऊष्मा का प्रवाह की विधि कन्वेक्शन या संवहन इसका आंसर है। केवल कन्वेक्शन लिख देंगे, आंसर हमारा 1 नंबर का करेक्ट हो गया। अब कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
कन्वेक्शन में किसी लिक्विड या गैस को हम इसको जो इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो संवहन विधि या कन्वेक्शन मेथड द्वारा होता है। किसी लिक्विड को हम गर्म करें तो हीट दें तो जो भी मॉलिक्यूल हीट के संपर्क में है डायरेक्टली वो पहले हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करते ही जो लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है गर्म हो जाता है तो वो कम घनत्व वाला हो जाता है तो वो ऊपर की ओर चला जाता है। ज्यादा घनत्व वाला लिक्विड ठंडा वो नीचे आता है। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, यानी जो भी लिक्विड में मॉलिक्यूल हैं वो खुद हीट सोर्स के पास आते हैं और हीट लेके ऊष्मा लेके फिर ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक साइकिल बन जाता है, जिससे रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू पार्टिकल्स आते हैं और ऊष्मा लेके चले जाते हैं। ये रास्ता ही कन्वेक्शन करंट संवहन धारा कहलाता है। ये कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस दोनों में होता है। ठोस में चालन विधि द्वारा यानी कंडक्शन मेथड द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। यहां पर लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन मेथड द्वारा होता है और वैक्यूम में भी जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कहलाता है रेडिएशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। राइट द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्वेश्चन 1 का L, राइट द फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र को लिखिए, यानी रेखीय प्रसार गुणांक का जो फार्मूला है उसको लिखना है हमें। आंसर है फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है, अल्फा से लिखते हैं इस सिंबल को, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा सिंबल से लिखते हैं। अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा। डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लंबाई में हुई वृद्धि डेल्टा एल कहलाती है। एल इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की प्रारंभिक लंबाई को स्मॉल एल कहते हैं। स्मॉल एल रॉड की प्रारंभिक लंबाई है। डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड, या रॉड के तापमान में हुई वृद्धि डेल्टा टी है। तापमान में वृद्धि है, तापमान नहीं। तापमान में वृद्धि जो करेंगे डेल्टा टी कहलाता है। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल इंटू डेल्टा अपान एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल इंटू अपान एल इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछेगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। ये सब कोफिशिएंट होते हैं, इनके फार्मूले पूछे जा सकते हैं। तो यही फार्मूले होते हैं। इस तरह से 12 क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चन, जिसमें से केवल 10 ही करने हैं, कोई 2 छोड़ने थे।